अभी हाल हाल तक समाचारों में रोज रोज इजराइल हमास, इजराइल हिजबुल्ला, इजराइल लेबनान, रशिया यूक्रेन यही छाए रहते थे। अचानक ये खबर चलनी शुरू हो गई कि सीरिया में रिबल फोर्सेस ने डेमास्कस, जो कि सीरिया की राजधानी है, उस पर कंट्रोल कर लिया है और वहां की कुख्यात सेडनिया जेल से सभी कैदियों को रिहा कर दिया गया है। सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए हैं। उनके भागते ही इजराइल ने सीरिया पर बम भी बरसा दिया है। इस बीच सीरिया के लोगों ने डेमास्कस में प्रेसिडेंट असद के पोस्टर उतार दिए, असद के पिता हाफिज की मूर्ति को गिरा दिया और देश में असद परिवार के 50 साल लंबे शासन का अंत कर दिया। तो क्या है सीरिया की कहानी? आज हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे। दिस इज विजय सिंह एंड यू आर वॉचिंग सो सिंपल ट्यूटोरियल। सबसे पहले देखते हैं लोकेशन। सीरिया मिडिल ईस्ट में लोकेटेड है। नॉर्थ में इसकी सीमा टर्की से लगती है, ईस्ट में इसकी सीमा इराक से, साउथ में जॉर्डन से, वेस्ट में लेबनान और मेडिटेरेनियन सी से और साउथ वेस्ट में इजराइल से लगती है। इस तरह यह ज्योग्राफिकली एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है जो एशिया और अफ्रीका के बीच एक इम्पॉर्टेंट क्रॉस रोड पर स्थित है। अब इसकी डेमोग्राफी देखते हैं। इसकी आबादी लगभग 2.5 करोड़ के आसपास होगी। एथनिक ग्रुप्स के हिसाब से देखें तो यहाँ 90% अरब्स हैं और 9% कुर्द हैं। रिलीजन के हिसाब से देखें तो यहाँ मेनली मुस्लिम हैं, जिनकी आबादी 87% है, जिसमें 74% सुन्नी है और 13% शिया हैं और लगभग 10% क्रिश्चियंस हैं। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज तो अरबी है, पर यहाँ कुर्दिश, टर्किश और इंग्लिश भी बोली जाती है। अब संक्षेप में यहाँ की हिस्ट्री को समझ लेते हैं। सीरिया का इतिहास बहुत पुराना और समृद्ध है। यहाँ की सभ्यता लगभग 3000 बीसी से शुरू होती है, जब एल्बा शहर की स्थापना हुई थी। यह शहर नॉर्थ सीरिया में स्थित था। मेडाइवल पीरियड में पहले यह होली रोमन एम्पायर का हिस्सा रहा, उसके बाद यह बाइजेंटाइन एम्पायर का हिस्सा बना। फिर उसके बाद 1516 में ऑटोमन एम्पायर ने सीरिया पर कब्जा कर लिया, जिसके पास यह 1918 तक रहा। ध्यान रहे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन टर्की, जो कि सेंट्रल पावर के साथ लड़ा था, उसकी हार होती है। तो इस तरह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सीरिया ऑटोमन एम्पायर से तो बाहर आ जाता है, पर फ्रांस के अंदर चला जाता है। फाइनली 1946 में सीरिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है। उसके बाद देश में कई राजनीतिक परिवर्तन हुए। यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी रही। 1963 में बाथ पार्टी सत्ता पर कब्जा कर लेती है। लगभग तभी से वहां इमरजेंसी लागू है। यही कारण है कि अपोजिशन पार्टी हो या ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस इनको क्रिटिसाइज करते हैं। 1970 की बात है। हाफिज अल असद सीरियन एयरफोर्स के चीफ थे। सेना में उनकी अच्छी पकड़ थी। इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने सीरिया के तब की सरकार का तख्ता पलटकर खुद को सीरिया का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। हाफिज अल असद अभी जो प्रेसिडेंट बशर अल असद थे, उनके पिता थे। वे 2000 में अपनी मृत्यु तक 30 साल वहां प्रेसिडेंट के रूप में सत्ता में रहे। उनके बाद से ही बशर अल असद ने वहां का शासन संभाला। तो यह हुआ सीरिया का संक्षिप्त बैकग्राउंड। अब आते हैं कि वहां के हालात कैसे बिगड़े। असद फैमिली का रूल जो 1971 से चल रहा था, वो बहुत ही दमनकारी था, रिप्रेसिव था। हाफिज असद जो शिया थे, उन्हें पता था कि सुन्नी उनका विरोध करेंगे। इसीलिए तख्ता पलट करने के बाद से ही हाफिज असद ने सुन्नियों को कुचलना शुरू कर दिया। उन पर शुरू से ही संविधान से लेकर नौकरी, सेना और दूसरी पॉलिसी में शियाओं को फेवर करने के इल्जाम लगे। और सेना पर मजबूत पकड़ होने के चलते उनकी सत्ता बनी रही। मेजॉरिटी सुन्नी मुस्लिम्स में असंतोष फैलना स्वाभाविक था। उनके डेथ के बाद जब बेटे बशर ने सत्ता संभाली, तो वे भी पिता की ही तरह उनकी पॉलिसी पर चलते रहे और हर विरोध को दबाते रहे। बाप बेटे ने मिलकर विपक्ष खत्म ही कर दिया। वहां सिविल लिबर्टीज बहुत लिमिटेड थी। लोगों को आवाज उठाने का मौका नहीं मिलता था। सीरिया में इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज भी बहुत थी। करप्शन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया। इसके बाद 2011 में एक व्यापक विद्रोह शुरू हुआ, वाइड स्प्रेड रिबेलियन, जो जल्दी ही सिविल वॉर में बदल गया। इस वॉर ने पूरे देश को तबाह कर दिया। यह विद्रोह सीरियन गवर्नमेंट और उसकी सेना के खिलाफ था,
नतीजा ये हुआ कि इसमें लाखों लोग मारे गए और लाखों डिस्प्लेस हुए। इस सिविल वॉर को सिर्फ असद फैमिली के रूल तक ही देखना सही नहीं होगा, इसके और भी कई डायमेंशंस हैं। सबसे पहले तो वहां एक नहीं कई टेररिस्ट ग्रुप्स की मौजूदगी, खासकर ISIS की। उसके बाद फॉरेन इंटरवेंशन, खासकर रशिया, ईरान, टर्की और अमेरिका की। पहले रशिया को समझने की कोशिश करते हैं। जब से हाफिज वहां के प्रेसिडेंट हैं, तब से सीरियन मिलिट्री को मजबूत करने का श्रेय सोवियत यूनियन को दिया जाता है। दरअसल रशिया को अपने स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सीरिया का साथ देना जरूरी है। सीरिया ने रशिया को सोवियत यूनियन के समय से ही टार्टस में एक नेवल बेस दिया हुआ है। मेडिटेरेनियन सी में ये रूस का एकमात्र नौसैनिक अड्डा है। ये नेवल बेस मेडिटेरेनियन सी में रशिया के प्रेजेंस को मजबूत बनाता है। इसीलिए सीरिया रशिया का इंपॉर्टेंट एलाई है और रशिया बशर अल असद के शासन को समर्थन देता है और इसीलिए वो असद गवर्नमेंट को मिलिट्री और इकोनॉमिक एड भी देता है। रशिया के लिए सीरिया में अपनी प्रेजेंस बनाए रखना मिडिल ईस्ट में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। इन्हीं सब कारणों से रूस सीरिया का साथ देता है। अब बात करते हैं ईरान की। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ईरान एक शिया बहुल देश है। असद फैमिली भी शिया है। ठीक, ईरान और सीरिया के स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप भी हैं और काफी मजबूत है। ईरान सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद के शासन का सपोर्टर है। वे एक दूसरे को कई एरियाज में कोऑपरेट करते हैं। उसने सीरियन सिविल वॉर के दौरान सीरियन आर्मी को मिलिट्री और इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड किए हैं। उनके बीच इकोनॉमिक रिलेशंस भी बहुत स्ट्रांग हैं। दोनों देश के बीच ट्रेड और एनर्जी रिलेशंस भी हैं। ईरान ने सीरिया के कई इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किए हैं। इसके अलावा दोनों ही मिडिल ईस्ट में अमेरिकन और इजरायली इन्फ्लुएंस का विरोध करते हैं। इधर इजराइल हिजबुल्लाह लड़ाई के संदर्भ में यह माना जाता है कि ईरान सीरिया के रास्ते ही लेबनान तक हथियार पहुंचाता है। तो इस तरह भला इजराइल के रिलेशन सीरिया से अच्छे कैसे हो सकते हैं? इजराइल ईरान को अपने लिए एक बहुत बड़ा खतरा मानता है और सीरिया के ईरान में प्रेजेंस से खफा रहता है। इसीलिए इजराइल और सीरिया के संबंध भी तनावपूर्ण है। दोनों के बीच बॉर्डर पर झड़पें होती रहती है। इजराइल सीरिया सीमा पर स्थित गोलान हाइट्स पर कब्जा किया हुआ है। इजराइल का मानना है कि गोलान हाइट्स का क्षेत्र उसकी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इजराइल अपनी सिक्योरिटी से कैसे कॉम्प्रोमाइज करे? हम लोग सीरिया और ईरान की बात करते करते कब इजराइल की बात करने लगे पता ही नहीं चला। अब थोड़ा टर्की की बात कर लेते हैं। टर्की सीरिया से लगभग 911 किलोमीटर लंबी बॉर्डर शेयर करता है। सीरिया की अस्थिरता टर्की पर कई तरह से प्रभाव डालती है। सबसे पहले तो इकोनॉमी पर डालती है। सिविल वॉर के कारण लगभग 3.6 मिलियन लोग टर्की में शरणार्थी हैं। इतने लोग टर्की की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा बोझ हैं। सीरिया में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की उपस्थिति भी टर्की के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। कुर्द लोगों की एक बड़ी आबादी टर्की और सीरिया दोनों में रहती है और अपने लिए स्वायत्तता की मांग भी करती है। कुछ कुर्द समूहों की मांग है कि एक स्वतंत्र कुर्दिस्तान राज्य की स्थापना भी की जाए। हालांकि दोनों सीरिया और टर्की की सरकारों ने कुर्द लोगों की मांग को अस्वीकार कर दिया है और उन्हें स्वायत्तता देने से इनकार कर दिया है। अब देखते हैं सीरिया और अमेरिका के संबंध कैसे हैं। उनके बीच संबंध ठीक नहीं है। सीरियन सिविल वॉर शुरू होने के बाद से ही लगभग 2012 से उनके बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म हो गए थे। उनके बीच कई इश्यूज पर डिस्प्यूट है और जैसे कि पहले बता चुका हूं कि सीरिया को अमेरिका का मिडिल ईस्ट के मामलों में घुसना पसंद नहीं है। जब अमेरिका ने ISIS के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशंस किए तो उस समय से उनके बीच तनाव और बढ़ गया। अमेरिका ने सीरिया पर कई सैंक्शंस भी लगाए हुए हैं। इधर डोनाल्ड ट्रंप तो इलेक्शन जीत ही चुके हैं और 20 जनवरी को शपथ ले ही लेंगे। तो सीरिया को लेकर वे क्या सोचते हैं? ट्रंप के बयानों को देखें तो वे सीरिया को मेस यानी कि गड़बड़ बताते हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं कि सीरिया अमेरिका की समस्या नहीं है। इसीलिए शायद वे सीरिया में यूएस मिलिट्री प्रेजेंस को कम करने की बात भी करते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि ऑफिस में आने के बाद वे क्या करते हैं। असद फिलहाल रूस की शरण में है, सुरक्षित है। सीरिया में अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। असद के जाने के बाद से वहां किसी की सरकार नहीं है। विभिन्न गुटों के बीच संघर्ष जारी है। तो ये थी सीरिया की कहानी। पर सोचने वाली बात यह है कि जब सीरिया का मित्र रशिया यूक्रेन में उलझा हुआ था
ईरान इजराइल में उलझा हुआ था, तो सीरिया का ये खेल किसने खेल दिया और अब सीरिया का क्या होगा। तो अब इजाजत दीजिए, आज की बात बस यहीं तक। अगले वीडियो में किसी और विषय पर बात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।